हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जिया और आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन इन विच लैब? हिस्टोपैथोलॉजी लैब। कलेक्शन कैसे होगा हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर? स्पेसिमेंस इन हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट आर टिश्यू एंड ऑर्गन। जो हिस्टोपैथोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो स्पेसिमेंस होते हैं वो टिश्यू और ऑर्गन होते हैं। दे आर रिमूव फ्रॉम लिविंग और डेड बॉडी। ये या तो लिविंग बॉडी से निकाले जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, या फिर डेड बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। अगर लिविंग बॉडी से रिमूव किए जाएंगे तो प्रोसेस इज नोन एज बायोप्सी, एंड अगर डेड बॉडी से रिमूव किए जाएंगे तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोप्सी, जो कि मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर बीइंग रिमूव फ्रॉम बॉडी, जैसे ही बॉडी से या ऑर्गन रिमूव किया जाता है, माइन्यूट टिश्यूज एंड लार्ज स्पेसिमेंस शुड बी फिक्स्ड इन 10% फॉर्मलीज। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, चाहे तो बहुत छोटे छोटे टिश्यूज के पार्टिकल्स हो, ठीक है, टिश्यू सेक्शंस हो, या फिर लार्ज स्पेसिमेंस हो, जैसे ऑर्गन हो गया, पूरा ही ऑर्गन अगर रिमूव किया जाता है तो उनको तभी के तभी फिक्स करना है। हमने किस में करना है? 10% फॉर्मलिन में हम उसको फिक्स करेंगे, या फिर अदर फिक्सेटिव्स भी आते हैं उसमें भी फिक्स कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द फिक्सेटिव शुड बी मोर देन, जो वॉल्यूम है फिक्सेटिव का वो मोर देन होना चाहिए स्पेसिमेन से। अब स्पेसिमेन से कितना मोर देन होना चाहिए? 20 to 25 टाइम्स मोर देन होना चाहिए स्पेसिमेन से फिक्सेटिव। ओके, so now the reception of specimen. So this is the first step of receiving the sample in the histopathology lab from the doctor who collect the histological specimen. So क्या है, जब एक डॉक्टर कलेक्ट करता है हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेंस को, ठीक है, तो उसके बाद वो कहाँ पर जाते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले जिस डेस्क पे जाते हैं दैट इज नोन एज रिसेप्शन। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्शन। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज द फर्स्ट step of receiving the sample in histopathology lab from the doctor who collect the histological specimen. Okay, after that we compare the written details. जितनी भी written details लिखी होती है स्पेसिमेन के ऊपर और रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर लिखी होती है उन सबको आपस में कंपेयर करना है। एंड देन उसके बाद हम लोग स्पेसिमेन को भी चेक करेंगे कि जो स्पेसिमेन लिखा है एक्चुअल में रिक्वेस्ट फॉर्म पे वही स्पेसिमेन है या फिर कोई गलती से कोई दूसरा स्पेसिमेन तो नहीं आ गया। एंड ऑल्सो हमें फिक्सेटिव को भी चेक करना है कि वो फिक्सेटिव डॉक्टर के थ्रू कौन सा फिक्सेटिव यूज किया गया है, क्योंकि फिक्सेटिव सिर्फ 10% फॉर्मली नहीं होता, बहुत तरीके के फिक्सेटिव्स होते हैं। एंड देन उसके बाद ऑन अराइवल इन द डिपार्टमेंट, जैसे ही हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू या फिर स्पेसिमेन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द फॉलोइंग, ये सभी चीजें हमें करनी होती है। सो फर्स्टली क्या है दैट द स्पेसिमेन इज फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है? उस स्पेसिमेन को चेक करना है कि वो इन रियलिटी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आया है। कहीं काफी बार ऐसा होता है जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट होता है उसी को कंटेनर के साथ लेबोरेटरी में सेंड किया जाता है कि आप प्लीज जाके उसको लेबोरेटरी में देके आइए। तो उसके बाद क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है कि बायोकेमिस्ट्री का सैंपल होता है लेकिन पेशेंट गलती से हिस्टोपैथोलॉजी लैब में आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कि वो जो टिश्यू आया हमारे पास, जो कंटेनर आया, एक्चुअल में वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आया है या फिर किसी और लैब के लिए आया है। एंड देन उसके बाद द कंटेनर इज क्लियरली लेबल्ड, कंटेनर को क्लियरली लेबल करना है, ठीक है, एंड अकम्प्लिश्ड बाय अ कंप्लीट रिक्वेस्ट फॉर्म, और जो रिक्वेस्ट फॉर्म है उसको भी प्रॉपरली चेक करना है। उसके बाद सफिशिएंट फिक्सेटिव देखना है उसके अंदर कि उसके जो स्पेसिमेन है, कंटेनर है, उसके अंदर सफिशिएंट फिक्सेटिव है या नहीं। अब सफिशिएंट फिक्सेटिव कितना होना चाहिए? यहाँ पे बताया था 20 to 25 टाइम्स ऑफ द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन से 20 से 25 गुना ज्यादा फिक्सेटिव होना चाहिए, ठीक है। इफ द स्पेसिमेन इज नॉट इन द फिक्सेटिव, ये भी चेक करना है जो स्पेसिमेन है वो फिक्सेटिव में है भी या नहीं है, और या फिर कहीं किसी गलत रॉन्ग फ्लूइड में तो नहीं आ गया, वो चीजें भी चेक करनी है। एंड देन उसके बाद द स्पेसिमेन फ्रॉम ऑपरेटिंग थिएटर, जो स्पेसिमेन है वो ऑपरेटिंग थिएटर से आता है, ठीक है, या फिर पोस्टमार्टम रूम से आता है, राइट, ठीक है। रीच लेबोरेटरीज एंड हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरीज इज गिवन इन असेशन नंबर। जो हमारे पास स्पेसिमेन आ रहा है, ठीक है, या तो वो ऑपरेशन थिएटर से आएगा मतलब कि बायोप्सी, या फिर पोस्टमार्टम से आएगा मतलब कि ऑटोप्सी, राइट, वो लैब में आएगा हमारे पास। अब लैब में क्या है, जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब है वो एक असेशन नंबर देगी, अपना अपना एक लैब नंबर देगी, ठीक है। ऑल रेलिवेंट डाटा रिकॉर्डेड इन द रिसेप्शन बुक, और उसके बाद क्या होगा, जो रिसेप्शन की बुक होगी जितना भी रेलिवेंट डाटा होगा वो हमें नोट डाउन करना है स्पेसिमेन के बारे में और पेशेंट के बारे में, ठीक है। एंड देन उसके बाद द रिक्वेस्ट फॉर्म इज डेटेड, रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर डेट होनी चाहिए, ठीक है, स्टैम्प होनी चाहिए। द स्पेसिमेन इज गिवन एन आइडेंटिफिकेशन नंबर, स्पेसिमेन को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, वो लैब का होता है। सीरियल नंबर दिया जाता है, ठीक है, विच रिमेन्स विद स्पेसिमेन अंटिल
द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कैरिड आउट, जब तक कि उस स्पेसिमेन की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो जाए, वो नंबर उसके साथ जुड़ा रहेगा हर एक स्टेप पे। हियर इज द लेबलिंग ऑफ द स्पेसिमेन। सो फर्स्टली, लेबलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, अ लेबल सर्व्स एन आइडेंटिफिकेशन नंबर टू अ नेमलेस स्पेसिमेन। मान के चलिए कोई स्पेसिमेन है या फिर कोई आइटम ही है, उसके पास कोई प्रॉपर नाम नहीं है, तो जो लेबलिंग होती है वो एक नाम देने की चीज होती है, मतलब कि एक आइडेंटिफिकेशन नेम। जब हम किसी नेमलेस थिंग को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, दैट इज नॉन एज लेबलिंग। जैसे एक पर्सन को उसका नाम दिया जाता है, ऐसे ही हम एक स्पेसिमेन को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं और उसे हम बोलते हैं लेबलिंग। सो अ लेबल सर्व्स एन आइडेंटिफिकेशन नंबर टू नेमलेस स्पेसिमेन, एंड देन labeling is done to protect patients from adverse errors made due to improperly labeled specimen। क्या है लेबलिंग? प्रॉपर लेबलिंग से हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट को, ठीक है, फ्रॉम एडवर्स एरर मेड ड्यू टू इम्प्रॉपर लेबलिंग स्पेसिमेन। अगर स्पेसिमेन का जो लेबलिंग है वो अगर इम्प्रॉपर होगी, गलत होगी, तो उसकी वजह से जो डायग्नोसिस होगा, डायग्नोसिस की वजह से पेशेंट की मेडिकेशन शुरू होगी। अगर वो लेबलिंग ही गलत हुई है तो डायग्नोसिस भी गलत जाएगा, ठीक है, और पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट उसके भुगतने पड़ सकते हैं। तो प्रॉपर लेबलिंग से हम पेशेंट को इस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड देन द लैब पॉलिसी डिमांड्स दैट प्रॉपर लेबलिंग क्राइटेरिया आर ऑलवेज मेट। लैब की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, वो ये डिमांड करती है कि जो लेबलिंग है वो प्रॉपर क्राइटेरिया हो, प्रॉपर अच्छे तरीके से फिट होनी चाहिए। सो every specimen brought to the laboratory must have a label on the container in which it is held। so जो भी स्पेसिमेन हमारी लैब में आता है, ठीक है, जिस भी कंटेनर में वो आता है, वो जो कंटेनर है वो लेबल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो कंटेनर है उसके लिड के ऊपर आपने सिर्फ लेबल कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो कंटेनर है उसकी प्रॉपर उसके ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए। सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू लेबल ओनली द लिड। लिड के ऊपर सिर्फ लेबलिंग नहीं होनी चाहिए, कंटेनर के ऊपर होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद द लेबल मस्ट कंटेन द फॉलोइंग लेजिबल इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेबलिंग के ऊपर होनी चाहिए। पेशेंट का नेम, राइट, एंड देन पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड नंबर विथ चेकलिस्ट, ठीक है, पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है वो होना चाहिए। एंड देन उसके बाद पेशेंट का लोकेशन, कलेक्शन डेट एंड टाइम, सैम्पल कलेक्शन डेट एंड टाइम। एंड देन स्पेसिमेन टाइप क्या है, सोर्स क्या है उसका, टेस्ट रिक्वायर्ड, कौन सा टेस्ट करना है इसका, ठीक है, स्पेशल स्टेनिंग भी रिक्वायर होती है काफ़ी बार, वो भी, ठीक है, फिजिशियन का नेम क्या है, वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो ये था लेबलिंग। So now here is the preservation of the specimen। So for preservation of this biological specimen we use different type of fixative। जब हमारे पास सैंपल आता है तो हमें चेक करना होता है कि उसके अंदर फिक्सेटिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें अपनी तरफ से एड ऑन भी करना पड़ता है। तो वो जो उसके अंदर सोल्यूशन होता है उसको हम फिक्सेटिव सोल्यूशन कहते हैं या फिर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन भी कहते हैं। सो वो सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10% फॉर्मलिन ही होगा, बहुत बहुत सारे तरीके के फिक्सेटिव सोल्यूशंस होते हैं, जैसे कि 10% फॉर्मल सलाइन हो गया, जैंक फ्लूड हो गया, सूसा फ्लूड हो गया, फॉर्मल अल्कोहल हो गया, कैनॉइज फ्लूड हो गया। सो ये सारे के सारे फिक्सेटिव सोल्यूशंस हैं, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चंस में आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद अब ये जो है प्रिजर्वेशन किस लिए ज़रूरी होता है, तो प्रिजर्वेशन या फिर फिक्सेशन प्रिवेंट्स द स्पेसिमेन फ्रॉम ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन। जो प्रिजर्वेशन है या फिर फिक्सेशन है, ये स्पेसिमेन को, टिश्यू को ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन से प्रिवेंट करके रखता है। मतलब ऑटोलाइसिस में क्या होता है, जो खुद के सेल्फ एंजाइम्स होते हैं वो लाइजोसोम जैसे कि, तो वो क्या करते हैं, लाइजोसोम्स के थ्रू जो सेल्फ एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो टिश्यू को खराब करना शुरू कर देता है, दैट इज नोन एज ऑटोलाइसिस। एंड प्यूट्रिफिकेशन में जो बाहर के बैक्टीरियाज होते हैं वो टिश्यू के अंदर इन्वेड होते हैं और उसका डिटोरिएशन शुरू कर देते हैं, दैट इज नोन एज प्यूट्रिफिकेशन। ये वैसे मैंने आपको पहले की एक वीडियो में भी अच्छे से बताया हुआ है टिश्यू प्रोसेसिंग में। अगर आपको प्रॉपर अच्छे से जानना है तो प्लीज आप उस वीडियो को वॉच करें, मेरी प्लेलिस्ट में ऐड होगा। एंड देन उसके बाद फिक्सेटिव सोल्यूशन। अब ये जो फिक्सेटिव सोल्यूशन है ये कैसे वर्क करता है टिश्यू के अंदर, तो बेसिकली जो फिक्सेटिव सोल्यूशन है वो पेनिट्रेट करेगा टिश्यू के अंदर अच्छे से वेल एंड फिक्सेस द टिश्यू। टिश्यू को फिक्स करेगा, कैसे करेगा, बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंकेज बिटवीन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। जो टिश्यू है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको आपस में क्रॉस लिंक करवा देगा और उसकी वजह से जो टिश्यू है वो फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फिक्सेटिव होता है वो वर्क करता है और टिश्यू को ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन से सेव करके रखता है। और देखिए एक म्यूजियम टेक्निक होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ पे हार्ट का सैंपल रखा होता है, प्रिजर्व करके रखा होता है, किडनी का रखा होता है, बहुत सारे स्पेसिमेंट्स को रखा होता है प्रिजर्व करके। तो उसके लिए जो हम प्रिजर्वेटिंग सोल्यूशन सबसे लास्ट में यूज करते हैं, उस प्रिजर्वेटिंग सोल्यूशन का नाम होता है केसरलिंग
थर्ड सोल्यूशन, इसके बारे में हम प्रॉपर एक दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें मैं म्यूजियम टेक्निक के बारे में आपको सारे क्राइटेरियाज बताऊंगी। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। और अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।